हेलो छात्रों, अब तक हमने 2023 के बहुविकल्पी और अति लघुत्तरी प्रश्न को हल कर लिया है, जो कि फर्स्ट सेमेस्टर के हैं। और अब बारी है लघुत्तरी प्रश्नों को हल करने की। तो चलिए हम लोग लघुत्तरी प्रश्न को देखते हैं कि इसमें किस प्रकार का प्रश्न आया है। इसमें कह रहा है कि टेलीविज़न के विभिन्न ब्रांडों को क्रय करने वाले ग्राहकों की संख्या निम्नवत है। मतलब कि विभिन्न ब्रांड हैं एक दुकान में और उनमें से कुछ ग्राहक जा रहे हैं तो इन सामान को इन ब्रांड के सामान को खरीद रहे हैं। तो अब कह रहा है कि आंकड़े को जो दिखाई दे रहा है कि ए ब्रांड के 40 व्यक्तियों ने खरीदा, बी ब्रांड के जो है 20 लोगों ने खरीदा, सी ब्रांड के जो है 15 लोगों ने खरीदा। तो ये जो आंकड़ा है, इस आंकड़े को हमको क्या बताना है, पाई ग्राफ के रूप में क्या कर देना है, बता देना है कि हमको इस आंकड़े को पाई ग्राफ के द्वारा हमको क्या कर देना है, प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको हम पाई ग्राफ द्वारा प्रदर्शित करने के लिए काम करते हैं। सबसे पहले हम जो आंकड़ा दिया है इसको लिख लेते हैं। पहला है कि ब्रांड कौन सा है, कोई ए ब्रांड है तो कोई बी ब्रांड है, कोई सी है तो कोई डी है तो कोई ई है। ठीक है, इतने ब्रांड के सामान वहाँ पर रखी हुई है। ठीक, अब यहाँ पर है ग्राहकों की जो संख्या है। ठीक है, मतलब इतने संख्या किसकी, ग्राहकों की। तो ए वाले लोग 40 लोग थे जो ए के सामान खरीदे, बी के जो है 20 लोगों ने खरीदा, सी के 15 लोगों ने खरीदा, डी के भी 15 लोगों ने खरीदा और ई के 10 लोगों ने क्या किया, सामान को खरीदा। ठीक है, तब हमको पाई ग्राफ बताने के लिए हमको केंद्रीय कोण पता होना चाहिए। पाई ग्राफ में कब दर्शा सकते हैं, जब हमको केंद्रीय कोण पता हो। तो हम पहले लिख देते हैं केंद्रीय कोण। केंद्रीय कोण क्या है, इसको पता करेंगे तो हमको पता चल जाएगा। तो सबसे पहले हमको कुल संख्या, कुल पुरुषों जो बिकने वाले जो है सामान की संख्या कितनी है, तो यहाँ पर जोड़ेंगे तो 5 5 10, 10 हो गया 0, फिर ये 6 1 7 8 9, 9 1 10, मतलब 100 ठे जो है सामान खरीदी गई है। मतलब वो सामान को बेच दिया गया है, 100 सामान को बेचा गया है। ठीक है, तो इसमें से बी कितने प्रतिशत बिके होंगे, तो सबसे पहले 40 है, बट्टे में क्या करेंगे 100, और कितने, ये जो पाई जो होता है, एक सर्कल जो होता है वो कितने का होता है, 360 का होता है, तो हम भाग कर देंगे। ठीक है, इसको थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं, बराबर। अब क्या हो गया, 0 से ए 0 कटा, इस 0 से ए 0 कट गया, बचा 4। अब यहाँ से 4 छक 24, फिर 4 3 12, 12 2 14। अब ये यहाँ तक हमने ज्ञात कर लिया कि कितने डिग्री का कोण बन रहा है इनके बीच में। ए का कोण है 144 डिग्री का होना चाहिए। ठीक है, अब आते हैं बी की बारी है। तो बी में कितने लोग हैं, 20 लोग, और टोटल कितने हैं, 100 लोग, फिर गुणा 360 का जैसे यहाँ पर किए हैं। इस 0 से इसको काटें, इस 0 को इससे काट दिए, बचा 2। अब 36, 2 छक्के 12, फिर 2 3 6, 6 1 7, ये भी बन गया। फिर बारी है सी की। सी, अब सी को पता करेंगे। तो सी को पता करने के लिए सेम यही काम कि 15 है तो 15, बट्टे है 100, फिर 360। अब ये इससे काट गया। अब 5 से काटिए, 3 बार में कटा, ये 2 बार में कटा, 2 से काटिए, 2 एक कम, फिर यहाँ गया 8, 18 बचा और 3 बचा, तो 3 8 3 24, 3 एक कम, 3 2 6। समझ में आ रहा है ना, अरे 3 2 5 होता है, 6 हम लिख रहे हैं। ठीक है, समझ में आया कि नहीं है, यहाँ तक समझ में आया। हमने पहले इसको काट दिया है, 5 से 0 को पहले ख़त्म किया, 5 से काटा है तो ये 5 3 यहाँ, ये 2 बार में, फिर ये 2 से काट दिए हैं 18 बार में, फिर 18 का गुणा यहाँ पर किए हैं तो 54 आ गया। ठीक है, अब बारी है डी की। अब जो है डी, अब देखिए डी का भी प्रतिशत क्या है, सेम है। तो अब इसको क्या गुणा भाग करना है, सीधे यहाँ पर लिख देते हैं कि 15/100 गुणे 360 बराबर 54 होगा। सिंपल सी बात है। अब आगे है डी वाला है, अरे ई वाला, तो ई वाले को भी सेम इसी प्रकार से लिख देंगे 10/100 गुणे
360 बराबर ये 0 से ये कटा, इस 0 से ये कट गया, 36 से कम 36 लिख देंगे। ठीक, यह हमको क्या हो गया, विभिन्न आंकड़े प्राप्त हो चुके हैं। अब इन आंकड़ों को क्या करना है, पाई ग्राफ द्वारा हमको क्या बताना है, बता देना है। तो हम पहले एक सर्कल बनाते हैं, एक गोला बनाते हैं, गोला बना दिए। अब देखिए यह बोला है क्या, यहाँ से 180 हो जाएगा, 20 से काट देंगे। और पहला जो ए है वो कितना है, ये यहाँ से बीच कहाँ, यहाँ पे रखते हैं बीच। ठीक, ये मान लीजिए कि बीच है। ठीक है, यह केंद्र है। अब इनके बीच का कोण कितना है, 144 है, जो कि यह क्या है, इसका नाम क्या है, यह ए है। ठीक है, उसके बाद उससे बड़ा थोड़ा सा, उससे थोड़ा सा छोटा क्या है, यह है 72, तो 72 को रख लेते हैं। ठीक है, जो कि क्या है, यह बी का मान है। ठीक, और उसके बाद बराबर बराबर में दो लोग हैं, तो इसको, ये जो बराबर बराबर में लोग हैं ये थोड़ा सा बड़े कर लेते हैं। ये 36 छोटा रहेगा, इसको 20 से काट देंगे। ठीक है, अब ये क्या है, यह है 54, ये भी क्या है 54, यह है सी और यह है डी, और लास्ट में क्या बचा है, ई बराबर 36 है। इसी को हमको पाई ग्राफ द्वारा बताना था, जो हमने बता दिया। ठीक है, सवाल समझ में आया कि नहीं आया? चलिए हम लोग अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमने 12 वाले प्रश्न को हल किया, बारी है 13 की। तो कह रहा है कि एक व्यक्ति अपने आय का वह 1/4 भाग व्यक्तिगत अपने खर्चे पे अपने लिए खर्चा कर देता है, फिर 1/2 भाग जो है खर्च कर देता है घरेलू कार्य के लिए, फिर 1/5वां भाग जो है बच्चे के शिक्षा के लिए व्यय कर देता है। तो उसके पास कितना भाग जो है बच जाएगा। चलिए सबसे पहले इस व्यक्ति का जो है कुल खर्च ज्ञात कर लेते हैं। ठीक, तो व्यक्ति का कुल खर्च, तो कुल खर्च क्या है, वो अपने पर खर्चा कर रहा है, अपने घर के कार्य के लिए खर्चा कर रहा है, अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए कर रहा है। तो अब इन पूरे खर्च को हम जोड़ते चले जाएंगे। तो क्या है, 1/4 जो है अपने पे खर्चा कर दे रहा है, 1/2 जो है किस पे, घर के लिए, फिर 1/5 जो है अपने बच्चे के लिए खर्च कर दे रहा है। तो अब इसका क्या कर देते हैं, लसा ले लेते हैं। सिंपल सा बात है यहाँ पर। अब यहाँ पर है 2 दूना के 4, 4 पंजे 20, तो इसका लौसा क्या हो गया, 20 हो गया। क्या हो गया, 20 हो गया। समझ में आया कि नहीं? अब क्या करते हैं, 4 पंजे 20 होता है, 5 एक कम 5 होता है, तो यहाँ पर लिख देंगे 5। फिर 2 दहा में 20 होता है और 10 एक कम 10 होता है। ठीक, अब यहाँ पर 5 चौको 20 होता है और 4 एक कम 4 होता है। ठीक, अब इसको क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। जब जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 10 में 14 19। अब इतना क्या हो गया, जोड़ने पर हमको पता हो गया कि इसका कुल खर्च कितना है, 19/20 है। इतना रुपये वो खर्च कर रहा है। अब इसकी कुल कमाई क्या है, व्यक्ति की कुल कमाई, व्यक्ति की कुल कमाई क्या है, 1 है। माना कि व्यक्ति की कमाई कुल कितनी कमाई है, 1 रुपये है। तो अब 1 में से क्या करेंगे, घटा देंगे 19/20 को। ठीक, तो घटाने के लिए इसको बराबर कर दिए, तो आ गया क्या, 20। ठीक, तो 20 एक कम 20 बार गया, फिर उसका गुणा करेंगे तो आ गया 20 बट्टे 20 से 20 कट गया, बचिए 19। अब क्या बचा, 20 में से 19 जाएगा तो 1 बचेगा, 20 वैसे ही उतर जाएगा। जो अब यहाँ पर जो पूछा था कि उसके पास कितने पैसे बचे हैं, तो कितना भाग बचा है, तो यहाँ पर लिख देंगे उस व्यक्ति के पास 1/20 भाग बचा है।
ठीक है, उस व्यक्ति के पास कितना 1/20वां भाग जो है बच गया है उस व्यक्ति का खर्चा करने के बाद। ठीक है, समझ में आया? चलिए हम लोग अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं और अब आते हैं प्रश्न नंबर 14 को। प्रश्न नंबर 14 में जो दिया है एक इसको बोला है कि इसको क्या करिए, सरल कीजिए। तो सरल करने के लिए हम पहले इस प्रश्न को ही उतार लेते हैं। तो प्रश्न क्या दिया है कि 121 भागे बड़का कोष्टक 16 माइनस मझला कोष्टक, फिर उसके बाद 14, फिर -3, छोटा कोष्टक -5, कोष्टक बंद, मझला कोष्टक बंद, बड़ा कोष्टक बंद। यह क्या है? यह हमारा प्रश्न है 14 है। अब इस प्रश्न को क्या करेंगे? हल करेंगे। ठीक, तो हल करने के लिए पहले क्या करें कि सबसे पहले हमको पता क्या है कि सबसे पहले हमको रेखा कोष्टक हल करना पड़ता है, फिर उसके बाद छोटा, फिर उसके बाद मझला कोष्टक, फिर उसके बाद बड़ा कोष्टक हल करना रहता है। ठीक है, और एक चीज़ और है कि सबसे उसके बाद हमको भाग करनी पड़ती है, फिर गुणा करना पड़ता है, फिर जोड़ करना पड़ता है, फिर उसके बाद घटाना करना पड़ता है। एक कंडीशन आपको पता होनी चाहिए, अगर इसमें थोड़ा सा इधर उधर हो जाएगा तो मामला गलत हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हल करते हैं। बाकी सबको यहाँ तक उतार देते हैं क्योंकि यहाँ पर छोटा कोष्टक है, पहले इसको हटाएंगे। तो 121 16 कोष्टक 3, अब इसको घटा देंगे। 5 में से 9 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा? 4 बचेगा। कोष्टक बंद, यहाँ पर भी कोष्टक बंद। अब एक बात बताइए, 4 है और ये दोनों सटे हुए हैं, तो यहाँ पर इसको हटाकर हम क्या लिख सकते हैं? गुणा का चिन्ह लगा सकते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? तो अब यहाँ पर हमको क्या कर देना है? गुणा का चिन्ह लगा देना है। समझ में आया कि नहीं आया? तो चलिए अब यहाँ तक, अब अगली बारी है यहाँ इसको हल करने की। तो अब यहाँ तक मझले कोष्टक को हल करने के लिए मझले कोष्टक के पास चलते हैं। पहले 16, फिर अब ये 14 उतर गया, इसका गुणा करेंगे तो -4×3 = 12, फिर उसके बाद कोष्टक बंद, फिर यहाँ पर आ गया। ठीक, अब आगे है कि अब इसको पहले क्या कर देना है? घटा देना है। तो 121 भागे 16, फिर इसको घटा देने के बाद क्या आ गया है? 2 बच गया है। अब एक बात बताइए, यह कोष्टक को हटा देंगे तो यहाँ पर सटा हुआ है? नहीं, सटा नहीं है, माइनस का चिन्ह है। माइनस का चिन्ह देखिए, मैं भूल गया था। अगर एक भी चिन्ह अगर गड़बड़ हो जाएगा तो आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये माइनस है, तो अब यहाँ पर इसको हटा देंगे तो अब इसका माइनस का गुणा होगा, तो माइनस का गुणा होगा तो ये माइनस हो जाएगा। अब बारी है इस कोष्टक को हल करने की। 121 भागे, अब इसको जब घटा देंगे तो कितना आएगा? 14 आएगा। समझ में आया कि नहीं आया? अब बारी है इस 14 का भाग करने की। ठीक है, जब 14 की भाग करेंगे तब हम पाएंगे क्या कि 121 भागे 14 है। ठीक है, 121 भागे 14 है। अब इसका भाग करेंगे तो तो क्या पाएंगे? अब हमने यहाँ पर भाग कर लिया, अब इसको हम यहाँ पर लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? यहाँ पर लिख देते हैं क्या कि 14 है तो 14 नीचे में रह गया। ठीक, फिर बट्टे में क्या है? बट्टे में है सही वाला जो चिन्ह है वह 8 है, बचा क्या है? 9 है। ठीक, यही हमारा क्या है? आंसर बन गया। समझ में आए? इसी को हमको बोला था सरल कीजिए और हमने क्या कर दिया? सरल कर दिया। समझ में आया कि नहीं आया? देखिए कहीं भी हमको इसी नियम का पालन करना रहेगा। ये दोनों का नियम अगर सही से आपने लागू किया तो आपका आंसर सही आएगा, अन्यथा गलत हो जाएगा। जैसे यहीं पे अगर मान लो कि हम सबसे पहले इसी में से इसको घटा देते हैं। ठीक, तो जब घटा देते तो क्या आया था? यहाँ पर 11 44 हो जाता, जबकि यहाँ पर 44 नहीं, यहाँ पर हमारा 2 आया है। तो यह चीज़ ध्यान देना है कि कब हमको क्या करना है। सबसे पहले हमको क्या करना है? भाग करना है, फिर गुणा करना है, फिर जोड़ना है, फिर उसके बाद घटाना है। अन्यथा अगर इधर उधर किए तो आंसर गलत हो जाएगा। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? कहता है कि एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या है? 12 सेंटीमीटर है। अब एक बात बताइए, समबाहु त्रिभुज क्या है? समबाहु त्रिभुज क्या होता है? समबाहु त्रिभुज वह त्रिभुज जिसकी सारी भुजाएं क्या होती है? समान होती हैं। क्या होती हैं? समान होती हैं। ठीक, तो यहाँ तक हमको पता चलेगा कि समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं। फिर उसके बाद कह रहा है कि परिधि या जिसको परिमाप भी कहा जाता है, उसका परिमाप कितना है? 12 सेंटीमीटर है।
तब उसका क्या करिएगा, उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इस परिधि को ही निपटा लेते हैं। हम जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज की का परिमाप बराबर क्या होता है, परिमाप बराबर होता है 3 गुणे भुजा। ठीक है, क्या होता है, 3 गुणे भुजा होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर समबाहु त्रिभुज है, तो ए भी 3 है, ये भी 3 है, ये भी 3 है, तो अब 3 3 6 3 9 होगा कि नहीं होगा। तो उसी प्रकार से इसका क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। यह क्या है, एक सूत्र है, किसका, परिमाप का या परिधि का। ठीक है, समबाहु त्रिभुज की। अब यहाँ पर क्या करेंगे, इससे हम क्या करते हैं, भुजा प्राप्त कर लेते हैं। तो इस पूरा परिमाप बराबर क्या दिया है, परिमाप बराबर 3 गुणे क्या है, भुजा को ए से प्रदर्शित करते हैं, ए। ठीक है, बात समझ में आ, ए से प्रदर्शित करते हैं तो ए हो गया। अब यहाँ पर क्या कर सकते हैं, ये परिमाप का मान क्या दिया है, 12 दिया है। जो प्रश्न में क्या दिया है कि भुजा का परिमाप बराबर क्या दिया है, 12 सेंटीमीटर दिया है। परिमाप का कितना दिया है, 12 सेंटीमीटर दिया है। और हमने भुजा माना है कि भुजा क्या है, ए है। ठीक है, तब अब यहाँ पर हल करेंगे तो क्या पाएंगे, इसके बराबर क्या है, 12 सेंटीमीटर, 3 गुणे ए। अब ये कह रहा है कि हमको ए का मान पता करना है, तो ए को यही रहने दो, बाकी सबको इधर कर दो। तो ए बराबर क्या आ गया, 12/3 आ गया। तो 3 से कट गया ये, कितनी बार में, 4 बार में। तो ए का मान क्या आ गया, 4 आ गया। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया। तो अगला प्रश्न कह रहा है कि उसका क्या करिए, क्षेत्रफल ज्ञात करिए। क्या ज्ञात करिए, क्षेत्रफल ज्ञात करिए। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, कड़ी में 3/4 होता है। कड़ी में 3/4 होता है क्या, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, इसी सूत्र पे रख देते हैं। और एक भुजा का स्क्वायर नहीं लिखे हैं, भुजा का स्क्वायर होता है। ठीक है, यह क्या है, सूत्र है किसका, समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र है। ठीक है, तो अब यहाँ पर लिख देंगे क्या चीज़, कि कड़ी में 3/4 गुणे, अब यहाँ पर भुजा क्या है, 4 है, तो 4 गुणे 4। अब 1 4 से 1 4 कट गया, गुणा इस 4 यहाँ पर कुछ नहीं, तो 1 4 काम 4 हो गया। तो क्या आ गया, 4 कड़ी में 3 आ गया, क्या समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया, जो हमें को पूछा था। ठीक है, यहाँ पर लिख सकते हैं समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 4 कड़ी में 3 होगा। ठीक है, जो हमको पूछा था वही हमने बता दिया कि क्षेत्रफल का मान क्या होगा। तो क्षेत्रफल का मान 4 कड़ी में 3 होगा। समझ में आया कि नहीं आया। चलिए, जो भी प्रश्न आपको समझ में नहीं आता है तो उस प्रश्न को आप हमसे पूछने का प्रयास करिए। ठीक है, चलिए हम लोग अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, अगले प्रश्न को हल करते हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो प्रश्न नंबर 16 कहता है कि यदि x बराबर 1 हो, यदि x बराबर 1 हो तो 3x कोष्टक में 4x माइनस 5 कोष्टक के बाहर +3 का मान ज्ञात कीजिए। हमको इसको क्या करना पड़ेगा, हल करना पड़ेगा। और यहाँ पर पहले x का मान को यहाँ पर पुट करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको पहले लिख लेते हैं। क्या कि x बराबर क्या दिया है, x बराबर क्या दिया है, 1 दिया है। ठीक है, और क्या दिया है, हमको रखना किस पे, ये 3x कोष्टक में 4x माइनस 5
फिर कोष्टक के बाहर 3। इस पे हमको इसका क्या करना है, मान ज्ञात करना है। तो इसका मान ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो यक्स का मान है इस यक्स का मान इनमें पुट कर देंगे। तो इनमें रखेंगे तो इस प्रकार से, तो स्क्वायर नहीं ना है, स्क्वायर नहीं है, चलिए ठीक है। कोष्टक में क्या है, फिर उसके बाद फिर अब यहाँ तक समझ में आया। तो 3 एक कम 3 ऐसे ही रह गया, 4 एक कम 4 ऐसे ही रह गया, और फिर उसके बाद क्या है +3 ऐसे ही रह गया। ठीक, यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया, कोई समस्या नहीं है, समझ में आया कि नहीं आया। अब क्या करेंगे, यह कह रहा है कि पहले कोष्टक को क्या करिए, हल करिए। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले कोष्टक को हल कर देते हैं। तो कोष्टक को हल करेंगे तो क्या आ गया, यहाँ पर गुणा का चिन्ह, क्योंकि कोष्टक है, कोष्टक को जब हल किए हैं तो क्या आ गया है, 4 में से -5 गया है तो क्या बचा है, -1 बच गया, और धन का चिन्ह 3। अब इसका गुणा करेंगे, यहाँ पर इसका गुणा करेंगे तो क्या आया, इस 3 का गुणा इस 3 + 3 का गुणा -1 में करेंगे तो क्या आ गया, -3 धन 3 आ गया। अब एक बात बताइए, -3 और +3 होंगे तो उनको जोड़ा जाएगा तो क्या आएगा, 0 आएगा। अर्थात जो हमको पता करना था वह मान कितना आया, 0 प्राप्त हुआ है। समझ में आया कि नहीं आया। चलिए हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया है, अगला प्रश्न दिया है कि 8 मीटर लंबा 4 मीटर चौड़ा क्या है, आयत है। तो आयत का क्षेत्रफल एक वर्ग के क्षेत्रफल के क्या होगा, बराबर होगा, दोनों बराबर होगा। तो वर्ग का क्या बताना है, परिमाप बताना है। तो पहली बात हमको क्या है, ये आयत का क्षेत्रफल की बात हो रही है। तो आयत का क्षेत्रफल लेके याद कर लेते हैं। क्या है आयत का क्षेत्रफल, यहाँ पर लिखेंगे कि आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है कि लंबाई बाई गुणे चौड़ाई होता है। ठीक, और जब कि प्रश्न में ही दे दिया है कि 8 मीटर क्या है, लंबा है, तो आयत की लंबाई, आयत की लंबाई क्या है, 8 मीटर है। ठीक है, तथा आयत की चौड़ाई, आयत की चौड़ाई कितनी है, 2 मीटर है, 2 मीटर है। ठीक है, तो हमको क्या बताना है, क्षेत्रफल बताना है। ठीक है, तो क्षेत्रफल हम ज्ञात कर लेते हैं। कैसे, कि आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, क्या होगा, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई कितनी है, 8 है, चौड़ाई कितनी है, 2 है। तो गुणा करने पर आ गया क्या, 8 दूना के 16 वर्ग मीटर। ठीक है, वर्ग मीटर। यह क्या प्राप्त हो गया, आयत का क्षेत्रफल। प्रश्न में क्या बोला है कि जो आयत का क्षेत्रफल है वह वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर होगा। प्रश्नानुसार क्या, कि आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल के क्या होगा, आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल के क्या होगा, बराबर है। ठीक है, ये प्रश्न में दिया है। और यह क्या है, वर्ग कितना है, इसका क्षेत्रफल कितना है आयत का, तो आयत का क्षेत्रफल 8 है। और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर। ठीक है, क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो क्या होता है, भुजा का स्क्वायर। और भुजा का स्क्वायर मैं मान लेता हूँ कि ये है। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, फिर ए लिखने की क्या जरूरत है, चाहे लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अब ये इसका ये जो घात है ये इस पे आ जाएगा तो कड़ी लग जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे कि भुजा ए बराबर कड़ी में 16, कड़ी में 16। अब 16 कड़ी है, जब हटेगी तो भुजा बराबर क्या आ जाएगा, 4। मतलब
कि जो वर्ग बन रहा है उस वर्ग की भुजा कितनी है, वह 4 मीटर चौड़ा है और 4 मीटर क्या है, लंबा है। समझ में आया कि नहीं आया? वह 4 मीटर चौड़ा है और 4 मीटर ही क्या है, लंबा है। कौन? वर्ग। आगे प्रश्न में बोला है तो वर्ग का क्या करिए, परिमाप ज्ञात करिए। क्या ज्ञात करिए? वर्ग का परिमाप। तो वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप बराबर होता है कि 4 गुणे भुजा, 4 गुणे भुजा। तो भुजा यहाँ पर क्या, 4 तो यहीं पे लिख दीजिए, और भुजा क्या है, हमको भुजा प्राप्त किए हैं तो क्या आया है, भुजा प्राप्त करने पर आया है 4, तो यहाँ पर लिखेंगे 4। तो यहाँ पर आ जाएगा 4 चौको 16। तो ये जो वर्ग का परिमाप ज्ञात हुआ है, अतः यहाँ पर लिख देंगे। अतः जो पूछा था कि वर्ग का परिमाप ज्ञात करिए, अतः वर्ग का परिमाप क्या होगा, 16 होगा। ठीक है, 16 होगा। समझ में आया कि नहीं आया? चलिए हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि सरल कीजिए। क्या करिए? सरल कीजिए। अब इसको क्या करना है, सरल करना। तो पहला प्रश्न को उतार लेते हैं। पहला प्रश्न क्या दिया है? पहला प्रश्न दिया है कि -12/30 भागे 3/5 धन 8/10 यह करना है। यह देखिए कि सबसे पहले हमको क्या करना चाहिए, भाग कर देनी चाहिए, फिर गुणा कर देना चाहिए, फिर उसके बाद क्या कर देना चाहिए, जोड़ना चाहिए, फिर उसके बाद घटाना चाहिए। तो यहाँ पर क्या करते हैं, इस भाग को क्या कर लेते हैं, पहले हल कर लेते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो चलिए हम इस भाग को हल कर लेते हैं। तो भाग को जब हल करेंगे तो क्या पाएंगे कि 12/30। अब ये जो भाग है, ठीक, अब इस भाग को जब बदलेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 5/3 धन 8/10। ठीक, यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया? यहाँ तक समझ में आया? अब बारी है किसकी, अब इसको हल करने की है। तो अब यहाँ से काटेंगे 3 से, 3 चौक को, ये 5 छक्के, फिर ये 2 तिहाई। अब बचा क्या, माइनस तो ऐसे ही रह गया, तो -2/3 धन 8/10 आया, बचा। अब हम आगे क्या करते हैं, इसका क्या कर लेते हैं, लसा ले लेते हैं। तो लसा लेने पर क्या आया, 10, अरे 10 नहीं 30। अब 30 लिए तो ये 10 बार में कटा, 10 दूना के 20, फिर धन, ये माइनस था तो माइनस 10 यहाँ 3, 8 3 के 24। अब इसको जोड़ देंगे तो क्या आएगा, 44/30 के। समझ में आ रहा है ना? फिर अब भाग कर देंगे, कितनी बार में कटेगा, 2 2 1 और 5। यह आपका आंसर हो गया सरलीकरण का। ठीक है, आया समझ में? चलिए हम लोग अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, देखते हैं कि अगला प्रश्न किस प्रकार से है। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं। अगला प्रश्न में क्या दिया है कि कह रहा है कि -4/6 क्या दिया है, -4/6 गुणे -8/10 -16/30 है। ठीक, ये प्रश्न दिए गए हैं। अब इस प्रश्न को पहले देख रहे हैं कि सब सम है, सबको काट ही देते हैं, एक बार काट देंगे फिर उसके बाद हल करते हैं। ठीक है, अब देखते हैं काटते हैं तो कितना बार से कटता है। ठीक, यह 2 से काट दीजिए। ठीक, ये कितनी बार में कट गया, 3 बार में, ये 2 बच गया है। ठीक, इस 2 से काट देते हैं इस 5 को, अरे 10 को 5 बार में। ठीक, अब क्या बचा, ऊपर 8 बचा है, नीचे 3 बचा है, 5 बचा है, अब कोई कटने योग्य नहीं है। और यह काट देते हैं इससे, 8 2 अड़े 16, 15 दूना के 30। ठीक, अब हमारे पास जो बच गया है उसको लिख लेते हैं। यहाँ पर कुछ नहीं बचा तो 1 है, 1 का, और यहाँ पर माइनस था, देखिए यहाँ पर भी माइनस है, यहाँ पर भी माइनस, तो इस माइनस से माइनस को कैंसिल कर देंगे। और 8 एकम 8 कर दिए, 3 5 15 कर दिए। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, माइनस है तो माइनस। अब देखिए यहाँ पर क्या है, पूरा कट गया है, तो यहाँ पर बचा 8/15। ठीक, अब देखिए ऊपर क्या बचा,
8/15, यहाँ पर भी 8/15 है, तो दोनों को घटाएंगे तो क्या आ गया, 0 आ गया। जो हमको पूछा था हमने उसका बता दिया है आंसर। समझ में आया कि नहीं आया? देखिए, जहाँ पर जो प्रश्न आपको समझ में नहीं आए आप तुरंत पूछिए, हम आपको बताने का प्रयास करेंगे।